हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो हम ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। कुछ बेसिक हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, और दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आज हम पढ़ेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। दोनों के क्या मेरिट्स क्या डिमेरिट्स होती हैं वो हम देखेंगे, और इन दोनों का एक कंपैरिजन भी ड्रॉ करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का आउटकम होता है, यानी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करके आपको एंड में क्या मिला, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मिला। देखो, हमने किया कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हम अलग अलग पोस्ट क्रिएट करते हैं और उनका सीनियर जूनियर रिलेशनशिप बताते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हायरार्की सी बन जाती है। इसी हायरार्की को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम बताते हैं कि लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, पोस्ट के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होगी, कौन किससे कैसे रिलेट करेगा, कौन किसका जूनियर होगा, कौन किसका सीनियर होगा, ये हम बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अगर आप इस तरीके से बनाओ, जैसे ये ऐसे डायग्राम टाइप बनाओ, तो इसको हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोलते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, बहुत जगह पे इस तरह से चार्ट बनाया जाता है कंपनीज़ में कि ये परचेज़ मैनेजर है, इसके अंदर 2 असिस्टेंट परचेज़ मैनेजर है, फिर इसके अंडर 2 है या 3 है, ऐसे और लोग हैं, उनका अलग पोजीशन दी होगी। इस तरीके से जो चार्ट बनाया जाता है, जो हायरार्की को दिखाता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। फिर एक टर्म और आती है बच्चों, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि एक मैनेजर अपने नीचे कितने बंदों को देख सकता है, इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है, वो होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अपर लेवल पे थोड़ा होता है, और लोअर लेवल पे जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो ज़्यादा होता है। क्यों? देखो, ऊपर जैसे मान लो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो भी मतलब कंपनी के हैं हायर अथॉरिटीज़, उनके नीचे 3-4 मैनेजर होंगे। उन 3-4 मैनेजर के नीचे और बहुत सारे डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह होंगे, और असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर के नीचे जो वर्कर्स हैं वो और भी ज़्यादा होंगे, राइट। तो ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है कि एक पर्सन इफ़ेक्टिवली, एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को यानी कितने जूनियर को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या ये हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की। देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर वो है जो फंक्शन के अकॉर्डिंग बनाया गया है, फंक्शन यानी काम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो इसमें जो डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है, जो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, वो फंक्शन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जैसे आपने ये किया कि ऊपर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, एक ह्यूमन रिसोर्स का जो सारे एम्प्लॉयज़ से डील करेगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को देखेगा, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना दिया जो R&D की एक्टिविटीज़ को देखेगा, एक परचेजिंग डिपार्टमेंट बना दिया, ऐसे ही एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया। तो ये आपने क्या किया है, जो डिपार्टमेंट बनाए हैं, जो डिपार्टमेंटलाइजेशन किया है, वो किस अकॉर्डिंग किया है, काम के अकॉर्डिंग किया है। अभी हम डिविजनल स्ट्रक्चर समझेंगे तब आपको ज़्यादा डिफरेंस क्लियर होगा। तो बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं वो फंक्शन के अकॉर्डिंग यानी कि काम के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं हम फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार डिविजनल स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये देखिए, ये है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, आप पहले डिवीज़न बनाएंगे। डिवीज़न किस अकॉर्डिंग हो सकती है, डिवीज़न प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, डिवीज़न रीजन के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, जैसे नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, इस तरह से। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है कि आपकी कंपनी 4 प्रोडक्ट बनाती है, कॉस्मेटिक्स बनाती है, गारमेंट्स बनाती है, फुटवेयर बनाती है और स्किन केयर बनाती है। तो आपने 4 डिवीज़न बना दी। अब हर डिवीज़न के अंदर फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, परचेसिंग डिपार्टमेंट अलग अलग होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले हम किस अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं,
प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या रीज़न के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फंक्शन के अकॉर्डिंग आगे डिवाइड करेंगे। हम ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शन अलग, मार्केटिंग का अलग। यही सेम स्ट्रक्चर फुटवियर के अंडर भी होगा, यही सेम स्ट्रक्चर स्किन केयर के अंडर भी होगा, और यही 4 डिपार्टमेंट 5 डिपार्टमेंट आपके कॉस्मेटिक्स के अंदर भी बनेंगे। तो ये होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, अब जैसे मान लो यहाँ भी आपकी कंपनी 4 प्रोडक्ट बनाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है ये चारों प्रोडक्ट के लिए ह्यूमन रिसोर्स का काम करेगा। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट चारों प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग का काम करेगा। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, अब ये वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट सिर्फ गारमेंट्स के लिए मार्केटिंग का काम करेगा, कॉस्मेटिक्स का मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, इसी तरह से फुटवियर का मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा। फाइन, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे। ठीक है, चलिए अब एडवांटेजेस की बात करते हैं हम कि फंक्शनल स्ट्रक्चर की क्या एडवांटेज है। पहले तो मुझे ये बताओ फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे होगा, फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा, यानी एक परचेज डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक R&D डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट बनेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट इसका मिलता है हमें कि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होती है। देखो जो अपना काम कर रहे हैं, अब यहाँ देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स का काम बार बार कर रहा है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का काम कर रहा है, तो उसको अपने डोमेन के स्पेशलाइजेशन तो हो जाएगी। जो भी काम एक पर्सन बार बार करेगा उसको वो स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन ईजी हो जाता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का हेड है, यहाँ पे मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है, वो सारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को देख सकता है, तो वो डिपार्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। देखो अब स्पेशलाइजेशन है तो एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, ये तो बट नेचुरल बात है। अगर स्पेशलाइजेशन है यानी आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कम करेंगे, और वेस्ट कम करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। उसके बाद चौथा पॉइंट है मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अब यहाँ पे देखो आप, हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है और वो चारों प्रोडक्ट के बारे में ह्यूमन रिसोर्स का काम कर रहा है। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या है, 4 मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अगर आपके 4 प्रोडक्ट है ना, तो 4 मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। एक कॉस्मेटिक्स का मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, गारमेंट्स का अलग है, फुटवियर का अलग है, स्किन केयर का अलग है। तो क्या वो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है वहाँ पे, राइट। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे ये फ़ायदा है कि डुप्लीकेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट है एक प्रोडक्ट, चारों प्रोडक्ट के लिए। देन मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ईजियर। आप इजीली एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकते हो, उनको जो भी आपको स्किल देनी है वो दे सकते हो। एंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। ठीक है, अब हर एक फंक्शन को यहाँ पे वेटेज मिलती है। अब डिविजनल ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर, डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर की कमियाँ क्या हैं? सबसे पहले देखो, हर एक डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को देखने लग जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कई बार पीछे रह जाते हैं। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, उसके लिए हम डिस्काउंट दें, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट कह देता है कि नहीं आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो इन दोनों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने में दिक्कत आती है। तो सेकंड पॉइंट यही है कि कोऑर्डिनेशन बनाना डिपार्टमेंट के बीच में मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब हो क्या सकता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब 2 पर्सन के फ़ायदे के बीच में कन्फ्लिक्ट हो। अब जैसे मार्केटिंग मैनेजर का सोच रहा है कि अगर हम डिस्काउंट दें तो हम ज़्यादा सेल कर सकते हैं, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका सोच रहा है कि ज़्यादा अगर हम डिस्काउंट देंगे तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है, क्योंकि हमें फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। तो अब इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कुछ और चाहता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट कुछ और चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। देन फंक्शनल हेड्स, देखो अब ये फंक्शनल हेड है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है जो इस डिपार्टमेंट को देख रहा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला मार्केटिंग मैनेजर डिपार्टमेंट को देख रहा है, R&D मैनेजर R&D डिपार्टमेंट को देख रहा है। तो इनको अपने
चीज़ की तो स्पेशलाइजेशन हो जाती है, लेकिन इनको बाकी डोमेन्स का नहीं पता रहता। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, उसको मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होगी, मार्केटिंग मैनेजर है, उसको R&D की नॉलेज नहीं होगी। तो ये एक इसकी कमी है कि जो मैनेजर हैं, जो फंक्शनल हेड्स हैं, उनको हायर मैनेजमेंट पोजीशन पे नहीं ले जा सकते हम, क्योंकि उनके पास सारी नॉलेज नहीं है। टॉप मैनेजमेंट में जो बंदा होगा उसको सारे डोमेन की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कहाँ सूटेबल है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत हो, वहाँ पे हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिप्लॉय करते हैं। अब आगे हम करते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले आप सेपरेट बिजनेस यूनिट या बिजनेस डिवीज़न बनाते हो। जैसे आपने 4 प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग 4 डिवीज़न बना दी। आप 4 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, रीजन के अकॉर्डिंग, लाइक नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, आप इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो 4 डिवीज़न। 4 बनानी ज़रूरी नहीं है, 4 से ज़्यादा भी हो सकती है, 4 से कम भी हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब है कि डिवीज़न अलग अलग होंगी और हर डिवीज़न का एक डिविजनल मैनेजर होगा। लाइक आपने यहाँ बनाया अगर कॉस्मेटिक्स का, तो एक कॉस्मेटिक्स को देखने वाला हेड होगा, गारमेंट्स का एक हेड होगा जो सारे गारमेंट्स के ऑपरेशन को देखेगा, फुटवियर का एक हेड होगा और एक हेड होगा स्किन केयर का। ठीक है, इस तरह से आपके अलग अलग हेड होंगे और हर डिवीज़न के अंदर, हर डिवीज़न सेल्फ कंटेंड है। देखो, हर डिवीज़न के अंदर सारे डिपार्टमेंट है। अब गारमेंट्स डिपार्टमेंट जो है वो बाकी सबसे रिलेटेड नहीं है, उनका अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उनका अपना परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सब अपना है। इसी तरह से कॉस्मेटिक्स वाले हैं तो ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, इनका खुद का डिपार्टमेंट है, इनके खुद के सारे प्रोडक्शन, परचेजिंग वगैरह सारी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस क्या होती हैं। तो सबसे पहला डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेज होती है डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस। देखो, अब जो कॉस्मेटिक का मैनेजर है वो, उसको क्या बेनिफिट हो रहा होगा, उसको ह्यूमन रिसोर्स भी मिल रहा, ह्यूमन रिसोर्स की भी नॉलेज मिल रही होगी, वो मार्केटिंग को भी ओवरसी कर रहा है तो उसे मार्केटिंग की भी नॉलेज मिल रही होगी, उसे R&D की भी नॉलेज मिल रही होगी, उसे परचेजिंग की भी नॉलेज मिल रही होगी। तो जो कॉस्मेटिक का मैनेजर है, जो डिविजनल हेड आपका है, उसको डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस मिलता है। डाइवर्सिफाइड यानी अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस उसको मिलता है। सेकंड है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ईजी। मान लो आपके 3 प्रोडक्ट के अंदर तो फ़ायदा हुआ, कॉस्मेटिक्स में, गारमेंट्स में, फुटवियर में तो फ़ायदा हुआ, लेकिन स्किन केयर में नहीं हुआ। तो हम इजीली फिक्स कर सकते हैं कि जो स्किन केयर का हेड है वो बताए कि भाई स्किन केयर में हमें फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, या नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट 4 रीज़न हमने बनाए, 3 रीज़न में हमें फ़ायदा हुआ, एक में नहीं हुआ, तो हम उससे पूछ सकते हैं भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना ईजी होता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, अब मान लो आपको कल को एक और प्रोडक्ट बनाना शुरू करना है, जस्ट सपोज आप कोई और प्रोडक्ट बनाना शुरू करने वाले हो, मान लो आप बुक्स शुरू करने वाले हो, तो आपको क्या करना है, बुक्स का एक अलग डिवीज़न बना देना है, उसके अंदर फिर 4-5 जो भी हेड है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये डाल देना है। तो इस तरीके से क्या आपको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं करनी पड़ती। अगर आपको एक्सपेंशन करना है, अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए आप सीधा एक डिवीज़न और ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर के। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि अलग अलग डिविजन्स के बीच में डिफरेंसेस रहते हैं। देखो, 4 प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपने 4 डिवीज़न बनाई, तो हर डिवीज़न वाला सोचेगा कि मेरा काम ज़्यादा अच्छा हो, मेरा बेनिफिट हो। तो उसमें क्या होगा, वो हो सकता है कि गारमेंट वाला अपना बढ़ाने के चक्कर में दूसरे का नुकसान कर बैठे, तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, हर कोई अपना प्रोडक्ट बढ़ाना चाहता है आगे। देन डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी। देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, कॉस्मेटिक्स के अंडर भी परचेज मैनेजर है, गारमेंट्स के अंडर भी परचेज मैनेजर है, फुटवियर के अंडर भी एक परचेज मैनेजर है, स्किन केयर के अंडर भी परचेज मैनेजर है। तो 4 परचेज मैनेजर हो गए परचेजिंग का काम करने के लिए। तो क्या होगा ऐसे केस में, ऐसे केस में डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी होगी, यानी कि एक्टिविटीज़ आपकी बार बार होगी, रिपीट की जाएगी। तो सूटेबिलिटी कहाँ है, कहाँ डिविजनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया जा सकता है, जहाँ पे एक कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है तो हम प्रोडक्ट वाइज डिवीज़न बना सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए, अब आपको समझ आ गया है फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, तो इनके बीच एक कंपैरिजन देख लेते हैं हम। सबसे पहला कंपैरिजन है फॉर्मेशन। देखो, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं। फंक्शन के अकॉर्डिंग कैसे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, ऐसे करते हैं। डिविजनल के अंदर क्या होता है, हम प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंग डिवीज़न करते हैं। प्रोडक्ट ए गारमेंट्स, प्रोडक्ट बी फुटवियर, प्रोडक्ट सी स्किन केयर, इस तरह से हम डिवीज़न करते हैं या रीजन के अकॉर्डिंग डिवीज़न करते हैं। ठीक है। सेकंड देखो, स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलती है, यानी कि एक जो मैनेजर है वो मैनेजर, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो हेड है, वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को स्पेशलाइज करेगा। परचेज़ का हेड है, वो परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को स्पेशलाइज करेगा। प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोडक्शन मैनेजर देखेगा। तो ये स्पेशलाइजेशन है। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर होती है। ए प्रोडक्ट को एक मैनेजर देख रहा है तो वो ए प्रोडक्ट के लिए स्पेशलाइज हो जाएगा, राइट। तो ये स्पेशलाइजेशन का डिफरेंस है। यहाँ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है और यहाँ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन। देखो, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल होता है फंक्शनल में। क्यों? क्योंकि मान लो आपके 4 प्रोडक्ट थे, 4 में से 3 प्रोडक्ट तो अच्छा काम किया, एक प्रोडक्ट अच्छा काम नहीं किया। अब एक प्रोडक्ट ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जो परचेज डिपार्टमेंट है, जो परचेज मैनेजर है, वो तो चारों को देख रहे हैं। तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करोगे। अगर आप कहोगे कि भाई आपने अच्छे से काम नहीं किया, तो वो तो सीधा ये बोलेगा कि मैंने 3 प्रोडक्ट तो अच्छे काम किए हैं, राइट। तो इसलिए डिफ़िकल्टी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में, लेकिन इसमें ईजी है। क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट का अपना हेड है। अगर एक प्रोडक्ट अच्छा काम नहीं किया तो हम उसके हेड को पकड़ सकते हैं कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन फोर्थ है मैनेजरियल डेवलपमेंट। इसमें मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक जो मार्केटिंग मैनेजर है वो मार्केटिंग की एक्टिविटी को देख रहा है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का ही बेनिफिट ले पाता है। लेकिन इसके अंदर मैनेजरियल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ए प्रोडक्ट को देख रहा है, ए प्रोडक्ट का जो मैनेजर है वो सारी एक्टिविटीज़ को देख रहा है, ह्यूमन रिसोर्स को, मार्केटिंग को, प्रोडक्शन को, सारी एक्टिविटीज़ को देख रहा है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट और डुप्लिसिटी ऑफ वर्क। इसके अंदर देखो कॉस्ट कम होती है, क्योंकि डुप्लीकेट केसी ऑफ एक्टिविटी नहीं होती। एक ही परचेज डिपार्टमेंट है, एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग परचेज डिपार्टमेंट है, अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो कॉस्ट ज़्यादा होती है, डुप्लीकेसी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। देन कोऑर्डिनेशन, इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, इसमें थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये सारे अपने अपने डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ए प्रोडक्ट का मैनेजर जो है वो सारों को मिला के चलेगा, क्योंकि उसको अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है, तो वो सारे डिपार्टमेंट के बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना के चलेगा। सो आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर है। ऑर्गेनाइजिंग के टोटल 4 पार्ट रहेंगे, 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 पार्ट और हैं, वो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।